नमस्ते और स्वागत है आपका द क्रिकेट वीकली के 5वें एपिसोड पर। मैं हूं आपका होस्ट आर्यमन उपासनी और ये वही शो है जहां मैं आपको पिछले हफ्ते की सारी क्रिकेट की खबरें देता हूं और उसे डिटेल में डिस्कस करता हूं। मैं जानता हूं हफ्ते भर से ज़्यादा वक्त हो गया मुझे एपिसोड लॉन्च करने में। मुझे रविवार या सोमवार तक डाल देना चाहिए था, बट आज शुक्रवार है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। बट क्या करूँ, वक्त भी ऐसा कुछ था कि मौका नहीं मिल रहा था बैठ के करने का। पर अभी हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हो, तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं इस एपिसोड से। तो जी, वेलकम बैक। एपिसोड शुरू करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि अगर आपको घूरने की आवाज़ आती है तो माफ़ करिए, मेरा कुत्ता ज़रा घूर रहा है, वो मेरे पैर पे जाके सोया है तो ज़रा घूर रहा है। तो अगर वो घूरने की आवाज़ आती है तो मुझे माफ़ करिए। बाकी आपने देखा होगा मेरा नया लुक है। कुछ लोगों ने, मतलब एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं ट्रैविस हेड जैसे दिखता हूँ, जिस पे मैंने उसे जवाब दिया कि नहीं, मैं ट्रैविस हेड जैसे नहीं दिख रहा, वो मेरे जैसे दिखता है, वो मेरा लुक कॉपी करता है। और एक फ़ोटो भी मैं अटैच करूँगा ये वीडियो में दिखाने के लिए कि वो मेरे जैसा नहीं, सॉरी मैं उसके जैसा नहीं, वो मेरे जैसे दिखता है। पर बिना वक्त ज़ाया करे शुरू तो हमने कर दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हफ्ते से पहले अभी तो हम, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 हफ्ता हो गया है एपिसोड बना है, तो मैंने सोचा कि यार चलो दोनों हफ्ते की खबर साथ में लेते हैं और आज उसी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि बीच में ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं है जी, कुछ कुछ घटनाएं थी जो हुई, पर उसके सिवाय ज़्यादा क्रिकेट न्यूज़ या ऐसा कुछ तो नहीं था। तो चलिए, सबसे पहली खबर जो मेरे पास है आपके लिए अम, यही है कि मुंबई ने अपनी रणजी ट्रॉफी जीत ली है फॉर द रिकॉर्ड 42nd टाइम। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे शो देख रहे होते तो मैंने जब पिछली बार अपलोड किया था तब जो मुंबई और विदर्भ का मैच है रणजी ट्रॉफी का, वो चालू था। बीच मैच के वक्त मैंने एपिसोड बनाया था, तो जितना अपडेट हुआ था उतना मैंने आपको दिया। पर मैच ख़त्म हुआ और मुंबई अपना 42nd टाइटल जीता। 169 रन्स से विदर्भ को हराया उन्होंने। तो एक काफ़ी बड़ी जीत थी मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशंस भी थे उसमें। एक तो अगर आप मुंबई की इनिंग्स देखो फाइनल्स की, तो आपके पास शार्दुल ठाकुर ने परफॉर्म किया, श्रेयस अय्यर ने परफॉर्म किया, अजिंक्य रहाणे ने परफॉर्म किया, मुशीर खान जो कि सरफराज खान के छोटे भाई है उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो एक काफ़ी बैटिंग में डेप्थ दिखी, एक बैटिंग में एक एक्सपीरियंस दिखा। और क्योंकि उतने कुछ इतने दिग्गज प्लेयर खेल रहे थे ऑलरेडी मुंबई के लिए, तो कहीं ना कहीं इवन दो विदर्भ के लिए भी खेल रहे थे कुछ दिग्गज खिलाड़ी, पर मुंबई के पास एक अपर हैंड तो था, उनके पास बॉलर भी अच्छे थे, उनकी लीडरशिप भी अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप थी, जो कि आई थिंक इज़ एट द टॉप ऑफ द टेबल। आप उनके परफॉर्मेंसेस पे उनको डाउट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि रणजी के थ्रू आउट ये जो सीज़न था उसमें उनके स्कोर्स इतने अच्छे नहीं थे, बहुत कम रन मारे इन्होंने। बट अगर आप उनकी सिर्फ सोली लीडरशिप और कैप्टनसी की बात करो तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसके बारे में, और रिज़ल्ट दिखता है। मुंबई ने बहुत अच्छा किया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ गुड, विच इज़ विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ गुड लीडरशिप। और ऑब्वियसली बैट्समैन और बॉलर्स के तो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ही, और ये सब जो आपका लीडरशिप और बैट्समैन एंड बॉलिंग और ये सब मिल के जो एक फार्मूला बना था मुंबई के लिए ये रणजी ट्रॉफी में, वो उनको काफ़ी भाया, उनको काफ़ी काम में आया, जिसके वजह से अब उन्होंने रिकॉर्ड टाइटल उठाए हैं। और तुरंत ही इस मैच के बाद अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे थे तो तुरंत ही अजिंक्य रहाणे
रणजी ट्रॉफी के मैच से सीधा चेन्नई के आईपीएल कैंप में गए, क्योंकि चेन्नई का कैंप मुझे लगता है कुछ 15 या 16 तारीख को चालू हुआ था, और जैसे ही उनका आईपीएल ख़त्म हुआ, जैसे ही उनका रणजी ख़त्म हुआ ये आईपीएल के कैंप में आ गए। तो आगे बढ़ते हुए क्रिकेट फैंस जो आरसीबी फैंस है हमारे, जो हम कहते हैं सबसे लॉयल क्रिकेट फैंस है, हु आर ऑलमोस्ट लाइक द स्पर्स ऑफ इंडिया, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत मेमोरीज जुड़ी है टीम के साथ, बट टीम कभी ट्रॉफी जीतती नहीं है। ट्रॉफी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो ये जो आरसीबी थी, इन्होंने फाइनली 2008 से ये टीम का एग्जिस्टेंस है, इवन दो WPL का तो ये सेकंड एडिशन है, बट ये जो टीम है 2008 से एग्जिस्ट कर रही है। जब आईपीएल पहली बार शुरू हुआ तो तब से लेकर अब तक इन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जब तक आरसीबी की वुमेन्स टीम ने WPL जीता। और मानो सूरज ईस्ट से नहीं वेस्ट से उगा है, क्योंकि ये हमें दिखने को नहीं मिलता है। और ये तो ऐसी घटना थी, मैं तो जब देख रहा था, मैंने देखने के बाद तुरंत एक स्टोरी भी डाली कि भैया ये क्या जादू हो गया, ये कैसे हो गया, आरसीबी कैसे ट्रॉफी जीत गई। तो काफ़ी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था लोगों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने देखा है आरसीबी को फाइनल्स में जाते हुए, खेलते हुए अच्छे से, बट कहीं ना कहीं वो हमेशा चोक कर देते थे, हमेशा ट्रॉफी हार जाते थे। पिछले सीज़न भी WPL में आरसीबी का हाल उतना अच्छा नहीं था, बट ये साल उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया, उनकी स्क्वाड भी अच्छी थी, और क्या कहे, ऑल राउंड परफॉर्मेंस के वजह से काफ़ी अच्छी तरीके से जीते। फाइनल्स में भी आप देखो तो दिल्ली कैपिटल्स को उन्होंने 115 रन पे ऑल आउट कर दिया, रोक दिया। तो वो भी एक अच्छी बात है। मतलब नॉर्मली हम एटलीस्ट व्हेन वी लुक इनटू आरसीबी मेंस टीम, हम कहते हैं कि आरसीबी की बॉलिंग डेप्थ नहीं होती, बट WPL में कहानी अलग है। इनकी बॉलिंग डेप्थ बहुत अच्छी थी, विकेट्स रेगुलर इंटरवल पे लिए, और आप कह सकते हैं कि वो जो सोफी मोलिनो का जो ओवर था, उसका 3 विकेट का जो एक स्पेल था, वो भी एक काफ़ी बेहतरीन स्पेल था, जिसके वजह से ही ये फाइनल्स तक पहुँचे। आप श्रेयांका पाटिल का भी अगर स्टैट्स देखो, ये मैच में उन्होंने भी 4 विकेट उठाए 12 रन देकर, तो वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पेल था आरसीबी के लिए टूवर्ड्स द एफर्ट टू विन द ट्रॉफी। और ये सब चीज़ें जो उन्होंने पूरे कैंपेन मेहनत की है, जो भी जो डिसिप्लिन था, जो हार्डवर्क था, वो काम आया और वो दिखा फाइनल्स के दिन। स्मृति मंधाना भी अच्छा खेली, और एलिस पेरी जो ट्रेंडिंग है काफ़ी टाइम से इंटरनेट पर, उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी एक अच्छी साझेदारी निभाई फाइनल्स में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आरसीबी जीत गई। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा टीम एफर्ट था जो आरसीबी की तरफ से हमें देखने मिला, जिसकी वजह से सालों की जो तपस्या थी आरसीबी के टीम सपोर्टर्स की, वो आज पूरी हुई। पर तपस्या यही नहीं रुकेगी, तपस्या यही भी रहेगी कि 2024 का जो आईपीएल है वो भी आरसीबी की जो मेंस टीम है वो जीत जाए। बाय द वे, अभी आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया है, नाम चेंज कर दिया है उन्होंने थोड़ा, शायद इसी वजह से आरसीबी की किस्मत भी पलट गई। और देखना पड़ेगा आईपीएल में उनकी किस्मत कितनी पलटती है ये नाम चेंज करने की वजह से। पर ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि आईपीएल आज से शुरू हो रहा है और आज ही आरसीबी का पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो हर चीज़ को टच करेंगे,
बट सबसे पहले ये सीज़न के जो स्क्वाड्स हैं उन पे एक नज़र डाल देते हैं और मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा और उसके बाद हम जो आगे की खबरें हैं उस पे भी चले जाएंगे। तो मैंने ब्रीफली हर टीम का स्क्वाड देखा है और इस बार ये कहना मुश्किल है कि कोई टीम वीक है क्योंकि ये बार ऑक्शन भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा ऑक्शन था। ऑक्शन के बाद जो ट्रांसफ़र्स हुए मार्केट में वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग से थे। गुजरात टाइटंस जो हार्दिक पांड्या लीड कर रहे थे इतने दिन, हार्दिक पांड्या को अचानक से मुंबई इंडियंस ने उठा लिया और हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से निकाल दिया, जिसके बारे में बहुत लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होगा, टीम के अंदर एक दरार आ गई है, ये वो। बट जितना एटलीस्ट मैंने जो भी अभी इनके वीडियोस आए हैं, ट्रेनिंग के वीडियोस हो या जो भी वीडियोस मुंबई इंडियंस ने एटलीस्ट रिलीज़ किए हैं, उसे देख के तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दरार आई है। एंड इवन इफ आई एम श्योर रोहित शर्मा को कहीं ना कहीं शायद बुरा लगा हो कि उनके हाथ से कैप्टनसी गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनसे परमिशन ली गई हो पहले ही कि क्या हम आपको कैप्टनसी से निकाल दें, क्योंकि रोहित शर्मा अभी ऑलमोस्ट 37-38 के हो गए हैं और 2 या 3 साल उनके क्रिकेटिंग करियर अगर हम बात करें कन्वेंशनली देखेंगे तो 2 या 3 साल है बचे हुए। अगर उनकी फिटनेस अच्छी रही तो शायद वो ज़्यादा भी खेल लेंगे। सरप्राइज़ तो नहीं होऊंगा मैं, पर आप देखो कि वैसे तो वो अभी एक एक्सपीरियंस्ड एक दिग्गज खिलाड़ी बन गए, इज बिकम सॉर्ट ऑफ अ वेटरन। और मुंबई इंडियंस को एक यंग लीडर चाहिए जो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा समय टिके, जो अपनी एक खुद की एक स्क्वाड तैयार करे या एक स्क्वाड उसकी फॉर्म करे, जो उनका लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव करने में मदद करे। और शायद इसीलिए मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को चूज़ किया ओवर रोहित शर्मा फ्रॉम दिस सीजन ऑनवर्ड्स, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने जीटी के साथ अपना जो एक मेंटल है वो कैप्टन कैसे है उन्होंने वो तो प्रूव कर दिया कि वो कैप्टन अच्छा है। 2 बार फाइनल्स में गए, 1 बार जीते, 1 बार तो चलो बदनसीबी से हार गए, पर उन्होंने दिखाया कि भैया कैप्टनसी इज़ वन ऑफ हिज फोर्ट, कैप्टनसी वो बहुत अच्छी करते हैं। और मुंबई को यही पसंद आया, उनमें एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर भी आ गया, एक लीडर भी आ गया। तो फिर इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर मुंबई इंडियंस अनलेस एंड अनटिल देर आर एक्चुअली क्रैक्स विद इन द टीम, मतलब टीम में एक्चुअली दरारें हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जिसकी वजह से टीम परफॉर्म ना करे, वो बात अलग है। वो तो समय ही बता सकता है, वो मैं यहाँ बैठ के तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी ये कहना मुश्किल होगा, मेरी एटलीस्ट मेरी तरफ से ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। बट अगर आप मुझे पूछे कि कौन सी टीम टॉप 4 में आएंगे, इसके लिए मैं आपको अच्छे से प्रेडिक्शंस दे सकता हूँ। तो बेस्ड ऑन स्क्वाड्स जो अपडेट हुए हैं रिसेंटली, मेरे टॉप 4 रहेंगे गुजरात टाइटंस एक रहेगा मेरे लिए, एक मुंबई इंडियंस है जो टॉप 4 में आएगा ही आएगा क्योंकि उनका स्क्वाड ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। तो अगर वो अपने पोटेंशियल तक खेलते हैं तो मुंबई इंडियंस फॉर श्योर टॉप 4 में आएगी। तो उसके बाद सीएसके के पास ऑप्शन काफ़ी है, उनके पास चांस भी बहुत अच्छा है आने के लिए, बट बात जितना मैं देख के बता सकता हूँ, बात यही है कि शायद उनका, हम लोग ऑब्वियसली सीएसके को लोग पहले बोल चुके हैं कि उनका एज उनके लिए एक बेन हो सकता है फॉर सीएसके, बट एमएस धोनी की कैप्टनसी ने देखा है कि दैट इज़ नॉट द केस। और है ऐसे कोई प्लेयर्स जो अभी
समवेयर पास्ट देयर प्राइम है, जैसे अजिंक्य रहाणे हुए, मोइन अली हुए। अगर आप इन टर्म्स ऑफ बैटिंग देखो तो शायद एम एस धोनी भी उनमें से एक है जो पास्ट हिज प्राइम है। कीपिंग में वो अभी भी उतने ही शार्प लगते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी वो बैटिंग के टर्म्स में अब पास्ट हिज प्राइम है। उनका दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन अब बॉडी साथ नहीं देती उम्र के बाद, एक उम्र के बाद, तो उसमें आदमी भी क्या ही करे। बट ऑन पेपर अगर मैं देखूँ तो चेन्नई सुपर किंग्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं लग रही फॉर सम रीज़न। बॉलर्स भी कुछ कुछ ही ऐसे अच्छे हैं, या फिर हमने देखा है उन्हें करते हुए। तो अभी जैसे इनके पास एक मुस्तफिजुर रहमान है, और शाहरुल ठाकुर है, और रविंद्र जडेजा है, और महेशा पथिराना है। बट ऑब्वियसली महेशा पथिराना अभी इंजर हो गए हैं, वो कुछ इनिशियल मैचेस जो है उनको मिस करना ही पड़ेगा। तो अगर आप चेन्नई की बॉलिंग देखो तो प्रॉब्लम उनका एक ही हो सकता है, फ्लॉ ये आईपीएल में उनकी बॉलिंग। बाकी बैटिंग अगर आप देखो तो स्ट्रॉन्ग है। सेम मैं कहूँगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में, बैटिंग उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट वापस हम बॉलिंग पे आते हैं तो बॉलिंग एक मैं वीक नहीं कहूँगा, बट उनका एक ये हो सकता है, क्या कहते हैं, एक वीक पॉइंट हो सकता है। बॉलर्स है इनके पास, अच्छे बॉलर्स हैं इनके पास, टॉम करन है, लॉकी फर्ग्यूसन है, और यश दयाल है, अल्जारी जोसेफ है, कैमरून ग्रीन है, और आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास बॉलर्स की कमी है, बट काफ़ी बार हमने देखा है कि आरसीबी के बॉलर्स कई बार अंडर परफॉर्म करते हैं। तो ये एक प्रेशर आरसीबी पे रहेगा। और जैसे उनका एक रेपुटेशन है, अगर हम रेपुटेशन को नज़र रखे बात करें तो शायद हो सकता है कि आरसीबी ना हो। ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे सीएसके और आरसीबी के इक्वल चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनके दोनों की स्क्वाड्स काफ़ी हद तक सिमिलर है। बॉलर्स बैट्समैन दोनों है, बट सीएसके में बैट्समैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं बॉलर्स से, और आरसीबी में इवन दो बॉलर्स है, क्योंकि आरसीबी का रेपुटेशन है अच्छी बॉलिंग ना करना या अंडर परफॉर्म करना व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। तो दोनों एक ही लेवल पे मैं कहूँगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर केस हो जाएगा अगर ये दोनों में से कोई ना हो, क्योंकि अगर ये दोनों परफॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली एक है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक खुशखबरी रहेगी। उनके पास भी एक काफ़ी बैलेंस्ड स्क्वाड है, बैटिंग भी काफ़ी मजबूत है। केएल राहुल कप्तान है, उनके साथ डिकॉक है, निकोलस पूरन है, आयुष बडोनी है, कायल मायर्स है, मार्कस स्टोइनिस है, देवदूत पल्लिकल भी है। तो फिर आपने देखा बैट्समैन काफ़ी है, बॉलर्स भी कई बड़े बड़े नाम हैं। बट अगर लखनऊ सुपर जायंट्स आता भी है तो एक काफ़ी लो मार्जिन के वजह से ही अंदर आएगा, प्लेइंग फोर में आएगा। आइदर दे विल जस्ट मेक इट और दे विल जस्ट लूज इट, देर इज़ नो इन बिटवीन। बट इसके सिवाय अगर मुझे और एक टीम चुननी होगी, ये थोड़ा बायस्ड है, बट अगर मुझे कोई और टीम चुननी होगी टॉप फोर में आने के लिए तो मैं चुनूँगा कोलकाता नाइट राइडर को। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कोलकाता के पास बैट्समैन अच्छे हैं, उनका अगर आप देखो तो उनकी जो ओपनिंग थ्री अगर हम कहें तो उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज है, उनके पास श्रेयस अय्यर है, उनके पास नीतीश राणा है, उनके पास फिल सॉल्ट है, उनके पास रिंकू है, उनके पास आंड्रे रसल है, और उनके पास वेंकटेश अय्यर है। सो इसके वजह से उनका जो ओपनिंग और मिडल ऑर्डर जो है वो एक काफ़ी अच्छा बन गया है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है। उसमें से गुरबाज क्योंकि ऑलरेडी एक विकेट कीपर है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा स्पॉट ओपन होता है जिसमें वो मोस्ट प्रोबेबली सुनील नारायण को लेंगे।
बॉलर्स में देखे तो सुनील नारायण के अलावा आपके पास आंद्रे रसल है, वो 1-2 ओवर डाल सकते हैं। पिछले 1-2 सालों में उनकी फिटनेस के थोड़े इश्यूज हो रहे थे, पैर के, पीठ के, तो थोड़े इश्यूज हो रहे थे, तो बॉलिंग उनसे ज़्यादा करवाई नहीं, बैटिंग पे ही उनको फोकस करवाया। ये बार देखते हैं, ये बार लग तो रहा है कि फिट है काफ़ी, तो बॉलिंग में भी रसल 1-2 ओवर्स डाल सकते हैं, इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप्स तोड़ सकते हैं, विकेट्स ले सकते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखो तो आपका सबसे एक्सपेंसिव बाय मिचेल स्टार्क जो है वो कोलकाता के पास है। मनीष पांडे, शर्फेंद्र रदरफोर्ड दोनों कोलकाता के पास है। तो ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, अब आपकी सोच या आपका विचार कुछ अलग होगा, बट अगर जितना मेरा ओपिनियन है या जितना मुझे समझ आता है, कोलकाता इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दिस सीजन ऑफ IPL ऑन पेपर। अब वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, अगेन ओनली टाइम विल टेल, बट इफ़ आई हैव टू से द नेम ऑफ वन टीम दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन पेपर, मुंबई के बाद it has to be Kolkata Knight Riders. There is no other way around it. तो बात यही है। राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद पेरेनियल अंडर अचीवर्स रहे हैं ये सारे टीम्स। अगर मैं हर एक टीम को देखने जाऊँ तो राजस्थान रॉयल्स में बैटिंग अच्छी है, बॉलिंग भी टू अन एक्सटेंट उनका काफ़ी अच्छा। उनके पास अश्विन है, कुलदीप है, नवदीप सैनी है, संदीप शर्मा है, ट्रेंट बोल्ट है, युजवेंद्र चहल है, आवेश खान है, फॉर क्राइंग आउट लाउड। तो बॉलिंग उनकी काफ़ी अच्छी है। बस प्रॉब्लम एक होती है कभी कभी रॉयल चैलेंजर्स की, तो बैटिंग कंसिस्टेंसी के हिसाब से, क्योंकि उनके पास ध्रुव जुरेल है, जॉस बटलर है, शिमरॉन हिटमायर है, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान परग। हाँ, तो इनमें से कंसिस्टेंट प्लेयर्स जो है, बस उसी की कमी है राजस्थान रॉयल्स को। संजू सैमसन प्लेयर अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम उनका सबसे बड़ा यही है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसके वजह से वो अभी तक टीम इंडिया में अपने एक मार्क भी नहीं बना पाए हैं। जब भी उनको मौका मिला है वो आते हैं, कुछ इनिंग्स खेलते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, बट कुछ रिमार्केबल नहीं करते, लो स्कोर्स रहते हैं, बुरे शॉट्स मार के आउट हो जाते हैं। तो वो एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए वो उनमें गायब है। यशस्वी जायसवाल फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, सो उनकी तरफ से आप कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओपनिंग में आपको आराम से 30 या 40 रन तो वो मार ही देंगे, बट उसके बाद जॉस बटलर, उन्हें भी काफ़ी टाइम से नहीं देखा है हमने। तो शिमरॉन हिटमायर हुआ, ध्रुव जुरेल अभी जस्ट उन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया था अगेंस्ट इंग्लैंड। सो बैटिंग अगर आप ऑन पेपर देखो बहुत अच्छा है। द ओनली प्रॉब्लम विद राजस्थान रॉयल्स का बैटिंग इज़ देयर इनकंसिस्टेंसी। तो अगर राजस्थान रॉयल्स सम हाउ ये जो इनकंसिस्टेंसी जो उनकी बैटिंग में आ रही है वो अवॉइड कर पाए, और हर एक प्लेयर अपना बेस्ट करके हर मैच में एटलीस्ट 30 रन या जितने भी रन्स है, एक 30 का मार्क पकड़ के चलते। अगर हर प्लेयर इवन एट हिज वर्स्ट 30 रन भी मार के चले जाए तो भी राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत फ़ायदा हो सकता है। दिल्ली कैपिटल्स, ऋषभ पंत कैप्टन कर रही है ये साल, बैक फ्रॉम द इंजरी, एक काफ़ी खुशखबरी है सभी के लिए। बट फिर से सॉरी, जब मैं राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहा था तो मैं कुलदीप सेन की बात करना चाह रहा था, ना कि कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव दिल्ली कैपिटल्स में है। दिल्ली कैपिटल्स 2019-2020 के करीब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, काफ़ी अच्छे बॉलर्स थे, बट समहाउ अभी
इनका फॉर्म उतर गया है या इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने ढंग का स्क्वाड नहीं बनाया है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि कुछ कुछ बड़े नाम तो है यहाँ पर, यू कैन नॉट डिनाई इट। आपके पास डेविड वार्नर है, आपके पास एनरिक नॉटिये है, कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है, ऋषभ पंत है, मिचेल मार्श भी है, ईशांत शर्मा भी है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं, बड़े नाम नहीं है, बट इनका भी सम अगर आप कह सकते हो तो एक वही प्रॉब्लम है कि ये इन पे उम्मीदें आप लगाते हो और ये फिर परफॉर्म नहीं करते। बहुत अंडर परफॉर्मिंग टीम है अगर आप देखो दिल्ली कैपिटल्स को। तो ऑनेस्टली सेम गोज टू पंजाब किंग्स। इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स है, बट एज अ टीम एफर्ट मैंने कभी उन्हें बहुत इम्प्रेस करते हुए मुझे नहीं देखा। मतलब उन्होंने कभी मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया है। आई थिंक द लास्ट टाइम दे लुक्ड ऑलमोस्ट इनविंसिबल वाज इन 2014, जब वो कोलकाता के खिलाफ फाइनल्स में थे और उन्होंने फाइनल्स में 200 मारा था। तो वो तब वो एक काफ़ी इनविंसिबल टीम लग रही थी। तब तो किंग्स इलेवन पंजाब थे, बट अभी भी आप देखो तो खेलते हैं, बट वही प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंट नहीं है। इंडिविजुअली अच्छे हैं बट एज अ टीम वो जो एक बॉन्डिंग हुआ या फिर वो जो एक टीम एफर्ट है वो कहीं दिखता नहीं है। एक प्लेयर ने अच्छा खेल लिया तो दूसरा प्लेयर ख़राब कर लेगा, बट एक ने बुरा खेला और एक ने अच्छा खेला तो भी वो बुरे को कॉम्पेंसेट नहीं कर रहा। वही बात है। तो इसीलिए पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों से मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है बिकॉज ऑफ देयर स्टाइल ऑफ प्लेइंग और वो कैसे खेलते आ रहे सालों साल। सेम विथ सनराइजर्स, उनका एक पीक था बट अभी वो पीक उतर गया है। उनके पास ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन है ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलर्स है, काफ़ी एवरेज सी टीम है। अगर आप कंपेयर करो मुंबई से, कंपेयर करो चेन्नई से, कंपेयर करो केकेआर से, कंपेयर करो जीटी से, कंपेयर करो, काफ़ी एवरेज सी टीम है विच हैज़ अ वेरी लो चांस ऑफ मेकिंग द प्ले ऑफ्स। तो अगर आप मुझे पूछते हो प्ले ऑफ्स कौन बनाएगा, तो ये 5 टीम्स है, उसमें से एक टीम आइदर जस्ट अंदर आएगी या जस्ट बाहर जाएगी, जो कि लखनऊ है। तो अगर आप देखो तो बाकी तो आपके पास चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, केकेआर, गुजरात और लखनऊ, सॉरी ये 6 टीम्स हो गए। तो ये 6 टीम्स में से मेरी एक मुंबई कंफर्म है, चेन्नई या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर होगा। आई डोंट थिंक दोनों आएंगे, बट अगर आप वही इक्वेशन से देखो तो कोलकाता मेरे हिसाब से एक कंफर्म एंट्री है ये साल के प्लेऑफ्स में, कंसिडरिंग उनके प्लेयर्स कैसे है और प्लेयर्स फॉर्म में भी है। श्रेयस अय्यर ने ये खेला, रणजी खेला, उसमें रन्स बनाए हैं। पिछले साल भी वर्ल्ड कप में काफ़ी रन्स बनाए, तो ऐसा नहीं कि वो एकदम आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में है, अच्छा खेलते हैं। सो मुंबई, सीएसके और आरसीबी है, दोनों में से कोई एक, कोलकाता, गुजरात और लखनऊ। एक्चुअली सीएसके, आरसीबी और लखनऊ ये तीनों एक ग्रुप में डाल देने चाहिए, क्योंकि अगर सीएसके का थोड़ा भी डाउनफॉल होता है तो ये तीनों एक दूसरे से ही कम्पीट करते रहेंगे फॉर दैट वन स्पॉट इन द प्ले ऑफ्स, एंड दैट इज़ वॉट आई थिंक इज़ गोइंग टू हैपन एज वी प्रोग्रेस थ्रू द टूर्नामेंट। और इस बार आईपीएल में एक अलग सी चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है ये बार इज़ कि हर बार से थोड़ा ज़्यादा शायद ये बार प्लेयर्स रिप्लेस हुए हैं, आइदर बिकॉज ऑफ इंजरी और फॉर पर्सनल रीजंस। अगर मुझे आपको उसकी लिस्ट देनी है तो एक्चुअली में काफ़ी बड़ी है, बट आप देखो सीएसके से देवॉन कॉनवे और मतीशा पथिराना, ये दोनों इंजर्ड है, मतलब इंजर्ड और विड्रॉन में है। उसके बाद मुंबई में देखे तो जेसन बेरेंडॉफ एंड दिलशन मधुशंका है जो बाहर है।
आरसीबी में लकीली ये बार कोई इंजरीज या विड्रॉल्स अभी तक आए नहीं है, विच इज़ रियली गुड फॉर देम। उनसे उनके जो टाइटल चांसेस या जो प्ले ऑफ चांसेस है इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि अगर आपके प्लेयर्स फिट रहते हैं, आपको एंड मोमेंट पे रिप्लेसमेंट प्लेयर्स नहीं ढूंढने पड़ते, तो आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी, जो आपका ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था वाइल क्रिएटिंग दिस टीम, वो इंटरेक्ट रहता है, वो आपको चेंज नहीं करना पड़ता। तो एक एडवांटेज है आरसीबी के लिए। अनफेयर एडवांटेज तो कहना बहुत गलत बात होगी, बट एक एडवांटेज ज़रूर है। अदर देन दैट केकेआर के पास भी इंजर्ड में जेसन रॉय और गस एटकिंसन है, और दोनों को रिप्लेस किया गया है फिल सॉर्ट और दुष्यंता चमीरा ने। गुजरात टाइटंस में भी इनके पास मोहम्मद शमी और रॉबिन मिन्स दोनों, मोहम्मद शमी तो इंजर्ड है, रॉबिन मिन्स शायद से विड्रॉ उन्होंने किया। दोनों की जगह संदीप वारियर और BR शरत ये दोनों ने एंट्री की स्क्वाड में। लखनऊ में मार्क वुड गायब है, तो उसकी जगह शमार जोसेफ आए। राजस्थान रॉयल्स में देखो तो प्रसिद्ध कृष्ण और एडम जैम्पा, प्रसिद्ध कृष्ण तो इंजर्ड है, बट कल ही खबर आई कि एडम जैम्पा ने भी ड्यू टू पर्सनल रीजंस उन्होंने ये साल के IPL से विड्रॉ किया है, विच हैज़ काइंड ऑफ forced राजस्थान टू फाइंड अ वेरी लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट प्लेयर। प्रसिद्ध कृष्ण के रिप्लेसमेंट में तो उन्होंने तनुष कोटियान को उठाया है, बट एडम जाम्पा का देखना पड़ेगा इफ़ दे रिप्लेस हिम। दिल्ली की बात करें तो हैरी ब्रूक और लुंगी इंगिडी दोनों बाहर है, बट उसके अगेंस्ट में उन्होंने सिर्फ एक रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है, जेक फ्रेजर मैकगर्ग। पंजाब और हैदराबाद में लकीली फिर से कोई इंजरीज या विड्रॉल्स नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट्स नहीं है। सो इस सीज़न में मुझे सिर्फ ये 3 ही टीम है, 8-10 में से 3 ही टीम्स है जिनके कोई प्लेयर्स इंजर्ड या जिन्होंने लास्ट मिनट विड्रॉ नहीं किया है। तो ये 3 टीम्स के पास एडवांटेजेस तो है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो एडवांटेज है कि उनकी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी रही थी वाइल पिकिंग दिस प्लेयर्स, वो उनकी वैसी ही टिकी रहेगी, उनको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट लेट्स सी इफ़ दूसरे टीम्स की जो उन्होंने नई स्ट्रैटेजी अडेप्ट की होगी, या जो उनके नए रिप्लेसमेंट प्लेयर्स है वो उनको कितने काम में आते हैं। केकेआर के लिए तो काफ़ी बड़े 2 रिप्लेसमेंट्स थे, जेसन रॉय की जगह फिल सॉल्ट और गस एटकिंसन की जगह दुष्मंता चमीरा। और मुंबई के लिए भी उन्होंने भी 2 अच्छे रिप्लेसमेंट्स ढूंढे हैं, लूक वुड और क्वेना मफाका। क्वेना मफाका एक साउथ अफ्रीकन यंगस्टर है जो इन्होंने आई थिंक 2 दिन पहले ही उन्होंने एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर उसको लिया था। सो एक काफ़ी एक्साइटिंग सीज़न होने के इंतज़ार में है। मतलब इट जस्ट फील्स लाइक ये सीज़न में कुछ ना कुछ तो धमाका होने ही वाला है। वैसे तो हर साल में होता है IPL में धमाका, बट ये साल में कुछ नया है, कुछ अलग लग रहा है, जो काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, जो पहली बार हो रहा है, वो ऐसी फीलिंग आ रही है ये सीज़न में। तो उम्मीदें काफ़ी है, देखते हैं क्या होता है अगले हफ्ते, उसके बाद वाले हफ्ते में तो हम बात करते ही रहेंगे। मूविंग ऑन, और एक खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि MS धोनी, जिनका ये लास्ट सीज़न हो सकता है IPL में, उन्होंने ऑफिशियली CSK की कैप्टनसी छोड़ दी है। उसकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को CSK का कैप्टन बनाया गया है। एंड काफ़ी आउट ऑफ द ब्लू डिसीजन, सडन डिसीजन था इवन मैनेजमेंट के लिए भी। जितने कोट्स मैंने पढ़े हैं, जितने मैंने स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, सबके अनुसार ये काफ़ी एक ये शॉकिंग डिसीजन था, एक सडन डिसीजन था एटलीस्ट उनके लिए। MSD ने ऑब्वियसली काफ़ी सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा। और अगर आप देखें तो MS इज़ वेरी वेल नोन फॉर सच सडन डिसीजंस।
उनके जो टेस्ट रिटायरमेंट था 2014-2015 ऑस्ट्रेलिया टूर के वक्त, वो भी एक काफ़ी सडन डिसीजन था। सेम विथ जब उन्होंने 2020 में टी इंटरनेशनल क्रिकेट T20 एंड ODI दोनों से उन्होंने जब रिटायरमेंट ले लिया, वो भी एक काफ़ी सडन मूव था जो बहुत लोग स्पेकुलेट नहीं कर पाए थे। कुछ हद तक लोग सोच रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि शायद MS ब्रेक पर है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद तो उन्होंने एक भी मैच खेली नहीं थी। और मार्च में फरवरी मार्च में तो आपका मार्च में तो लॉकडाउन ही लग गया 2020 में। सो वो जो एक ऑलमोस्ट 8 महीने का जो टाइम पीरियड था उसमें MS ने एक भी मैच नहीं खेला था, तो लोग स्पेकुलेट तो कर रहे थे कि शायद ब्रेक पर है, शायद रिटायरमेंट ले ले, या फिर बस एक जो हार का जो उनको सदमा है वो शायद भुलाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा गैप लिया है। बट उसके बीच में भी वो प्रैक्टिस करते थे, IPL के लिए भी थे। तो बात ऐसी नहीं थी कि इवन दो स्पेकुलेशंस थे रिटायरमेंट के, काफ़ी वीक स्पेकुलेशंस थे, और इंस्पाइट ऑफ दिस स्पेकुलेशन जब उन्होंने एक्चुअली रिटायरमेंट अनाउंस की, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी फॉर एवरीवन। तो MS इज़ नोन फॉर डिसीजंस लाइक दीज, बट इसके वजह से फाइनली एक जो ईरा था आज वो ख़त्म होता है। आज कहता हूँ क्योंकि आज CSK का पहला मैच है, और जो MS का कैप्टनसी का ईरा था वो आज ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। अब ना आपके पास रोहित शर्मा एज कैप्टन है, ना विराट कोहली एज कैप्टन है, और ना MS धोनी एज कैप्टन है IPL में। तो डेफिनेटली एन एंड ऑफ एन ईरा, दी एंड ऑफ अ राइवलरी यू कैन से। आगे बढ़ते हुए कुछ छोटी छोटी खबरें आती रही पूरे हफ्ते में, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया होगा, ऋषभ पंत IPL 2024 पूरा सीज़न खेलने वाले हैं, और वो दिल्ली कैपिटल्स को कैप्टन करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दैट उनका जो वर्ल्ड कप जो है जून में जब T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें उनका सिलेक्शन होना है नहीं होना है, ये IPL की सीज़न पे रहेगा, क्योंकि फिर BCCI मॉनिटर करेगी कि इनका हेल्थ कैसा है, इनका फिटनेस कैसा है। अगर हम इन्हें वर्ल्ड कप ले जाते हैं तो रिस्क कितना है इन्हें इंजर होने का, और इनकी परफॉर्मेंस कैसी है आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ अ ब्रेक, मोर देन ईयर एक्चुअली। तो ये सबको नज़र रखते हुए BCCI डिसाइड करेगी वेदर उनको वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए सिलेक्ट करना है नहीं करना है। सो एक तरफ हम एंड ऑफ एन ईरा कह रहे थे, और यहाँ ऋषभ पंत का कमबैक ईरा शुरू हो गया है। इसी के साथ सरफराज खान और ध्रुव जुरेल, उनको भी फाइनली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं, क्योंकि अभी उन्होंने अपने दोनों 3 टेस्ट मैचेस खेले इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज़ में। तो दोनों एलिजिबल थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, और ये देख के कि उन्होंने परफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दे हैव इम्प्रेस्ड द मैनेजमेंट, कैप्टन को इम्प्रेस किया, कोच को इम्प्रेस किया, सिलेक्टर्स को भी इम्प्रेस किया, और इसी रीज़न की वजह से उनको अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देने में आ गए हैं। मीनवाइल इंडियन फैंस के लिए एक और खुशखबरी है कि ये साल IPL पूरा इंडिया में ही होगा। पहले स्पेकुलेशन था कि शायद सेकेंड हाफ ऑफ द IPL अब्रॉड खेला जाएगा, जैसे 2009 और 2014 में किया गया था जनरल इलेक्शंस के वजह से। बट अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जनरल इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं, और BCCI ने कहा है कि नहीं, हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में ही खेला जाएगा। सो बहुत एक खुश खबर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है, ये साल डेस्परेटली MI और CSK मुझे मुंबई में देखना ही था।
MI और KKR भी। तो फिर this is good news not only for me but also for those who wanted to watch these matches live in the stadium. You know, MI versus CSK, the last year for MS in IPL. So will be an absolute buzz, absolute brilliant match it will be. Other than that, इसके एडिशन में ICC ने भी एक अनाउंसमेंट किया है जो एक्चुअली नया रूल है जो ICC T20 वर्ल्ड कप के में लाने वाली है, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो अप्लाई किया जाएगा, एंड दैट इज़ द स्टॉप क्लॉक रिव्यू सिस्टम, सॉरी स्टॉप क्लॉक सिस्टम, रिव्यू नहीं। तो बेसिकली आप जानते होंगे जैसे विकेट जाने के बाद नॉर्मली एक नया बैट्समैन विद इन 2 मिनट्स आना चाहिए, राइट, दैट इज़ अ रूल। बट बॉलर्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं था आफ्टर एवरी ओवर। तो होता क्या था कई बार कि ओवर हो गई, जो फील्डिंग साइड है काफ़ी बार जानबूझकर डिले करते थे मैच, एक्सेसिव ब्रेक्स लेते थे या ब्रेक्स को एक्सटेंड करते थे। अब उसे कंट्रोल में लाने के लिए ऑब्वियसली टाइमर्स वगैरह थे, अगर आप वो टाइमर के अंदर ये इनिंग ख़त्म नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगा। बट अभी इन्होंने इनिंग का झोल ही छोड़ दिया, अब इन्होंने पकड़े हैं ओवर्स। तो अब जो नया रूल आया है ICC की तरफ से आफ्टर ट्रायल्स, वो यही है कि विद इन 60 सेकेंड्स अगर नया ओवर शुरू नहीं होता तो जो फील्डिंग साइड है उनको एक पेनल्टी लगेगी। सो एक अभी अच्छा डिसीजन है, बुरा डिसीजन है, टू सून टू से, बट डेफिनेटली हेल्प करेगा गेम को ऑन टाइम ख़त्म करने में, जल्दी ख़त्म करने में। बट क्या इससे फील्डिंग टीम या जो फील्डिंग टीम है, जो बॉलर्स है, क्या एक उन पे एडिशनल प्रेशर बनता है जिसके वजह से शायद इंजरीज हो सकते हैं? क्योंकि अगर ओवर के आपका ओवर ख़त्म हो गया, आपको साइड्स एंड्स चेंज करने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है बॉल किसको दे, अगला ओवर कौन डालेगा। तो ये सब 60 सेकंड्स में होगा या नहीं होगा, और ये घाई गड़बड़ी में प्लेयर्स पे कितना प्रेशर आता है या कैप्टन पे कितना प्रेशर आता है, ये देखना पड़ेगा। और ऑनेस्टली इसी के बाद हम कह सकेंगे कि वेदर दिस वाज अ सक्सेसफुल डिसीजन और नॉट। इवन दो मैं मानता हूँ मैच टाइम पे ख़त्म होना इम्पोर्टेंट है, बट प्लेयर्स पे एक्स्ट्रा दबाव डाल के एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के भी उनसे परफॉर्म करवाना ज़बरदस्ती भी गलत बात है। डिलेज नहीं होने चाहिए, बट ओवर्स के बीच में ब्रेक भी छोटा नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी क्या होता है, हाउ दिस पैन्स आउट एंड हाउ प्लेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड react to this and how this actually is implemented in the World Cup. और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हुआ। मैं जानता हूँ पिछले एपिसोड के बाद काफ़ी टाइम हो गया, इसमें अगली बार से उतना टाइम नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बट अगर आप नए हो तो ये शो ज़रूर देखना, पिछले एपिसोड भी जाके देख लेना, व्यूअरशिप दे देना थोड़ा। बाकी तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, अब जो भी स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज़ करते हैं उस पे जाइए, फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे द आर्यमन शो है, आप वो जाके फॉलो करिए। मैं आर्यमन उपासनी हूँ, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा और एक सेगमेंट है इंस्टा ट्रेंड्स नाम का, जहाँ पर मैं ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स होते हैं या ट्रेंडिंग न्यूज़ होते हैं वो भी डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको उसके लिए कोई सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हो, आप द आर्यमन शो में DMs में आके दे सकते हो। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। बट अदर देन दैट, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे साथ एक क्रिकेटिस्टिक सफ़र पे आने के लिए। धन्यवाद।